देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से पहले का कॉन्सेप्ट ले लिया, यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, इसके बारे में जाने कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सप्लेन हम लोग कर रहे थे तो फिर हम लोगों ने जाना कि उसमें नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लिया था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को लिखा तो, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी यूज करना नहीं सीखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ही शुरू करेंगे। फिर से सबसे पहले तो फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स, दिस इज अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड। हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस बी बाई डी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस बी बाई डी। बैलेंस बी बाई डी में हम लोगों ने जाना था कि ये क्या होता है। सो पिछले साल का जो गुड्स अनसोल्ड रह गया, बिना बिका हुआ रह गया, तो उसे हम इस साल के लिए बैलेंस बीबीडी यानी कि ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं, तो उसे हम बैलेंस बी बाई डी से शुरू करेंगे। लेकिन कभी भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो बाकी अकाउंट पे तो बैलेंस बी बाई डी लिखते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक से ही शुरू करेंगे, ये ज्यादा लिखेंगे। बाकी अकाउंट में हम लोग बैलेंस बी बाई डी यूज करते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, टू नेट परचेज, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस के लिए फॉर्मूला हम लोग देख रखे हैं, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे नेट परचेज में हमें अगर सीधे सिर्फ परचेज दिया हुआ है तो वही हमारा नेट परचेज, हम सीधे लिख देंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए नेट परचेज से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन और भी देता है तो वो कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, मतलब नगद जो भी परचेज किया गया वो उधार जो भी परचेज किया गया उसको ऐड कर देंगे, लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी कहते हैं, उसे हम लोग लेस करेंगे। लेस कर सकते हैं गुड्स गिवन अवे, गिवन अवे एज फ्री सैंपल। कभी कभी क्या होता है कि जो सैंपल के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जब हम ऐसा करते हैं तो उसको परचेज से लेस करते हैं। उसी तरह से गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, उसको हम लोग लेस कर देंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर या किसी भी कारण से एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। हालांकि इतना क्वेश्चंस में डिटेल्स में नहीं दिया जाता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये सारी चीजें भी आपको अगर आती है तो आप लेस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही रहेगा, परचेज और परचेज रिटर्न, यहां दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग को लिखना है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो वे सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स के मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड होता है। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब क्या हो गया, जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, जिसमें
आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, जिससे जैसे मान लीजिए कि अगर समोसा की बात करें, समोसे की, अगर समोसे में हम आलू मिक्स करते हैं, पनीर मिक्स करते हैं और उसके बाद समोसे बनाने का कॉस्ट आता है 10 रुपया। अगर हम समोसे बनाने के लिए जो आलू पनीर वगैरह जो भी मिक्स कर रहे थे उससे 10 रुपया आ रहा था, हमने सोचा कि अब हम समोसे में कुछ और आइटम्स और कुछ और स्पेशल मसाले भी ऐड करेंगे, जिससे कारण 5 रुपया और खर्च बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कॉस्ट 10 रुपया हो रहा था, 5 रुपया और बढ़ गया, यानी अब कॉस्ट आ गया उसका 15 रुपया। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहले जो समोसे बनाने के लिए आ रहे थे उसको हम लोग 500 रुपया दे रहे थे चार्ज, लेकिन अब जो समोसे बनाने आ रहे हैं अब मुझे उसे 1,000 रुपये लेबर चार्ज देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा समोसे बनाने का जो खर्च है वो बढ़ गया है। तो वैसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो, जिससे कि उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जैसे पावर, फ्यूल एंड गैस। ठीक है, ये पावर, फ्यूल एंड गैस का मतलब होता है जो फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए जो ईंधन का यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेजेस एंड सैलरी। सिर्फ वेजेस रहेगा तो चलेगा, सिर्फ सैलरी रहेगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सैलरी एंड वेजेस देखने को मिलेगा, आपको वेजेस एंड सैलरी देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ वेजेस देखने को मिल सकता है, आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर सिर्फ वेजेस है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। मजदूर कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के एक्सपेंस को कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका मतलब कि ये ट्रेडिंग में जाने वाला आइटम्स है। सैलरी अगर लिखा हुआ है तो ये एक सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन इन बेसिकली कहाँ काम करते हैं? ऑफिस के अंदर में, शोरूम के अंदर में। तो वहां पे सैलरी वहां पे किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ फैक्ट्री के अंदर में मजदूर ही काम करते हैं क्या? सुपरवाइजर भी तो है, मैनेजर भी तो है, तो उन लोग को वेजेस थोड़ी मिलेगी, उन लोग को तो सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग वहां पे वेजेस एंड सैलरी वर्ड यूज करते हैं। मतलब प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? वेजेस को, क्योंकि फैक्ट्री में है, वहां पे वर्कर्स की संख्या ज्यादा और एम्प्लॉय की संख्या कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरी एंड वेजेस एक ऑफिस के अंदर में एम्प्लॉय काम करते हैं। अब एम्प्लॉय तो काम करते हैं ऑफिस के अंदर में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेबर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी काम करते हैं। इस सामान को उठा के वहां रख दीजिए, इसको वहां रख दो, तो ये वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां भी वेजेस दी जा रही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? एम्प्लॉयज को। इसीलिए अगर सैलरी पहले है और वेजेस बाद में है तो वो आपका पीएल अकाउंट का आइटम है। अगर वेजेस पहले है और सैलरी बाद में है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का है। सेपरेटली दिया हुआ है सिर्फ वेजेस तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, और सेपरेटली सिर्फ सैलरी दिया हुआ है तो वो पीएल में जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? टू कैरीज इनवर्ड, या फिर टू कार्टेज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड। इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है कि गुड्स हम लोग परचेज करके लाते हैं, उस पे दिया गया भाड़ा। रॉ मटेरियल जो परचेज करके लाते हैं उस पे दिया गया भाड़ा। अब यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? तीनों का क्यों हो गया? तो तीनों मतलब कि अलग अलग माध्यम होता है। हम लोग कभी कभी ट्रक से भी सामान खरीद के लाते हैं, रेल से भी लाते हैं, बैलगाड़ी से भी लाते हैं, तो हर जगह अलग अलग टर्म यूज होते हैं। तो तीनों का मतलब सेम है। इसके जगह पर एक और टर्म यूज होता है, जैसे
कैरेज इनवर्ड है तो इसको हम कैरेज ऑन परचेज कह सकते हैं। अगर कार्टेज इनवर्ड है तो इसको हम लोग परचेज ऑन कार्टेज कह सकते हैं। अगर फ्रेट इनवर्ड है तो इसको हम लोग परचेज ऑन फ्रेट कह सकते हैं। ये भी टर्म यूज हो सकता है। इसके अलावा है हम लोग को फैक्ट्री लाइटिंग, यानी फैक्ट्री लाइटिंग का मतलब हो गया फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, ये हो गया। इसके अलावा हो गया हमारा एक आइटम आता है ऑक्ट्रोई, कस्टम या डॉक चार्जेस। ये सारे क्या है, इसका मतलब होता है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं, तो जब हम लोग परचेज करके लाते हैं तो उसके लिए हमारे उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लग जाते हैं, जैसे ऑक्ट्रोई, कस्टम, डॉक चार्जेस, ऐसे चार्जेस लग जाते हैं। इससे क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं, उस पे हमें 10% ही डॉक चार्जेस वगैरह लगता है, कस्टम चार्जेस लगते हैं, तो इसका मतलब उसकी प्राइस 10% बढ़ी। अगर वो 15% लगा देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा रहा है, कॉस्ट को बढ़ा रहा है। अगर सिर्फ 10% लगा तो वो प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च हुआ है उसमें 10% का कॉस्ट ज़्यादा लगा। अगर 15% हुआ तो 15% का कॉस्ट ज़्यादा हुआ। तो ये आपके कॉस्ट को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखा जाता है। एक और टर्म आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, तो रॉयल्टी को इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में रखा जाता है कि मान लीजिए कि हम किसी एक स्पेस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिस जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी का जो होल्डर है वो हमसे कोई अमाउंट लेता है, उसको एज ए रॉयल्टी पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ज़मीन है जहाँ पे ईंट की भट्टी हमने स्टार्ट कर दी। अब हम जितना ईंट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए पर टन के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से उसे हम लोग पे करेंगे, जो अमाउंट उसको हम रॉयल्टी कहेंगे। तो इससे भी पता चल रहा है कि हमारा कॉस्ट क्या है। अगर उसने रॉयल्टी अमाउंट बढ़ा दिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉयल्टी अमाउंट कम कर दिया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आता है। अब हम लोग क्रेडिट साइड की बात करते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स अगर रहेगा तो, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देंगे, हमारा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। देन हम लोग दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो ईयर के एंड में अनसोल्ड रह गया उसको हम लोग माइनस करेंगे। और उसके बाद एक और आइटम आता है जिसको हम लोग दोनों में से डेबिट में भी दिखा सकते हैं, क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं, वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। या तो आप इसको परचेज में से लेस करके दिखा दीजिए, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद दिखा दीजिए। इसका मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, मतलब कि नॉर्मल तरीके से हुआ गया लॉस नहीं, जैसे चोरी हो गया, आग लगने से बर्बाद हो गई, टूटने से बर्बाद हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट के कारण डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये सब एबनॉर्मल लॉस के अंदर में आएगा। या तो इसको हम परचेज में से लेस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के बाद शो कर सकते हैं। ये सारा आइटम्स लिख लेने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग दोनों साइड को टोटल करते हैं।
टोटल करने के लिए पहले क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, फिर डेबिट साइड को जोड़ेंगे। जो ज़्यादा आएगा उसको हम लोग दोनों साइड दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रेडिट साइड को जोड़ा, हमारा 2,05,000 आया। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट साइड को जोड़ा तो हमारा 1,05,000 आया। ठीक है, डेबिट साइड का हमारा, क्रेडिट साइड का 2,05,000, डेबिट साइड का 1,05,000 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 2,05,000 लिखेंगे, इधर भी और इधर भी 2,05,000 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा इधर तो 2,05,000 आ रहा है जोड़ने पे, लेकिन इधर 1,05,000 आ रहा है। तो हम फिर 2,05,000 में से लेस करके देखेंगे कितना कम पड़ रहा है। तो 2,05,000 में से अगर हम 1,05,000 रुपया घटा देंगे, इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, तो वो 1,00,000 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D और अमाउंट को यहां लिख देंगे। अगर इन केस डेबिट साइड ज्यादा हो जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए तो वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। पहले ज्यादा वाले को दोनों साइड में लिख देंगे, जिधर डेबिट साइड ज्यादा हो गया और इधर कम हो गया, मतलब इधर 2,05,000 हो गया और इधर 1,05,000 है, तो जितना कम है उसके लिए हम लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस C/D। अगर ऐसा होता है तो ये अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare trading account। अभी हम लोग सिर्फ अकेले पढ़ेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोग पीएल सीखेंगे, फिर बैलेंस शीट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट एक ही क्वेश्चन का बनाना सीखेंगे और वही एग्जाम में आएगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 2,50,000, परचेज रिटर्न 50,000, फैक्ट्री रेंट 15,000, ऑफिस रेंट 25,000, फैक्ट्री लाइटिंग 5,000, ऑफिस लाइटिंग 7,000, wages and salary 10,000, salary and wages 12,000, carries inward 2,000, carries outward
5,000 power fuel and gas 1,000 और कुछ आइटम्स लिया जा सकता है। फैक्ट्री लाइटिंग, चलो इतना ही से सॉल्व करते हैं। एक और है उसके बाद सेल्स 5,20,000 सेल्स रिटर्न 20,000 क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपके वो सारे आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो सारे आइटम भी है जो उसमें पीएल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से आइटम है जिसको हमें ट्रेडिंग में जाना है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे आप साथ में एक पेंसिल रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को रीड करते समय आप चाहें तो उसको टिक मार्क कर लीजिएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, छोटा सा आप यहाँ पे टी लिख दीजिएगा पेंसिल से। क्वेश्चन पेपर पर मत कीजिएगा, जब भी एग्जाम में आप सॉल्व करिएगा तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री का रेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस का रेंट है नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, पीएल में जाएगा। तो या तो कुछ नहीं लिखेंगे नहीं तो पी लिख देंगे। फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस लाइटिंग नहीं जाएगा क्योंकि फैक्ट्री का खर्च नहीं है, इसलिए पीएल में जाएगा, इसलिए छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे या फिर पी लिख देंगे। वेजेस एंड सैलरी एंड वेजेस मैंने अभी डिस्कस किया है कि वेजेस एंड सैलरी है तो वो ट्रेडिंग में और सैलरी एंड वेजेस है तो पीएल में। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कैरीज आउटवर्ड ये पीएल में जाता है। इसका मतलब होता है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए जो हम लोग फेयर पे करते हैं, भाड़ा पे देते हैं, उसको हम कैरीज आउटवर्ड कहते हैं। तो फैक्ट्री से थोड़ी कोई वस्तु बेची जाती है, वो तो ऑफिस से बेची जाती है, दुकान से बेची जाती है। पावर फ्यूल एंड गैस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो हमेशा पेंसिल से ही बनाइएगा। ट्रेडिंग अकाउंट आप इसको चाहें तो एग्जाम में कैपिटल लेटर से भी आप लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट। और ऑफ अगर क्वेश्चन के में नाम दिया हुआ है किसी भी बिजनेस का, जैसे XYZ लिमिटेड, ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। नीचे लिखना होगा आपको फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चंस में डेट दिया हुआ रहेगा तो वो आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 31 मार्च 2019। ये लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने का पेंसिल और स्केल से ही कीजिए। अगर आप पेंसिल स्केल से नहीं कीजिएगा तो आपका हो सकता है कि लाइन आरा तिरछा हो जाए, जिससे कि आपकी कॉपी गंदी होगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल से ही लिखना है। बहुत बड़े स्टूडेंट क्या करता है, जितना पर्टिकुलर का स्पेस लेता है उतना ही अमाउंट का स्पेस ले लेता है, तो वो बहुत गलत बात है, गलत हो जाता है फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। चलिए हमें पता है सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से। फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चंस में जाकर देखना है कि क्या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है 10,000। चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने
10,000। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेट परचेज। तो नेट परचेज के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका परचेज और परचेज रिटर्न सिर्फ, और कोई नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू परचेजेस और लेस करेंगे, या फिर से माइनस का सिंबल भी दे सकते हैं। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। अब अमाउंट एक बार जाकर देख लें, 2,50,000 और 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000 और यहाँ लिखेंगे 50,000। इसका मतलब क्या हो गया, 2 लाख हमारा परचेज हो गया। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम लोग टिक मार्क रख चुके हैं। पहला क्या है, फैक्ट्री रेंट 15,000। चलिए यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्री रेंट 15,000। उसके बाद है हमारा फैक्ट्री लाइटिंग 5,000। जाएंगे, लिख देंगे फैक्ट्री लाइटिंग 5,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेजेज एंड सैलरी 10,000। यहाँ से जाएंगे, लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी 10,000। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, देखेंगे और क्या है, कैरिज इन वर्ड। फिर उसके बाद जाएंगे कैरिज इन वर्ड, यानी जो जो हम लोगों ने टिक मार्क करके रखा था उन सबको हम लोग लिखेंगे। कैरिज इन वर्ड का अमाउंट कितना है, 2,000। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे पावर, फ्यूल एंड गैस। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे पावर, फ्यूल एंड गैस 2,000, 1,000 है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1,000। अब हमारा जो भी आइटम्स है वो ट्रेडिंग में जाने वाला तो है, लेकिन क्रेडिट साइड में। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बाय सेल्स। तो सेल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 5,20,000। सेल्स रिटर्न है 20,000। $5,20,000 लेस रिटर्न इन व्हाट कहते हैं, सेल्स रिटर्न को 20,000 हमने माइनस कर दिया। आ गया हमारा 5 लाख। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये भी जाता है लास्ट में। चलिए क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000। सारा आइटम्स हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। तो सबसे पहले तो सारा आइटम्स हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए एक चीज को और ध्यान देंगे, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देने वाली बात है। जब भी हम लोग लास्ट में टोटल करते हैं तो डबल लाइन होता है, ये एक तरीका है, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं कि डबल लाइन ही किया जाता है लास्ट में। उसके बीच में अगर हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक करेंगे, लास्ट में डबल लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमारा, अब हमारा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कितना है, तो हम क्रेडिट साइड टोटल कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि टोटल हमारा 5,50,000 आ रहा है। 5,50,000 ये हमारा डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्रेडिट साइड टोटल करने पे 2,43,000 आएगा। लेकिन हमें लिखना है वो अमाउंट जो दोनों साइड में से ज़्यादा है।
5,50,000 ज़्यादा है तो हम लोग इसको दोनों साइड में लिखेंगे, 5,50,000 डेबिट में भी लिखेंगे, 5,50,000 क्रेडिट में भी लिखेंगे। अब हम सारे आइटम्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जो ज़्यादा है यानी कि 5,50,000 जो आया है उसमें से लेस कर देंगे और जो वो आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट C/D यानी कि 3,07,000 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में PL अकाउंट करेंगे।